गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर, समाजशास्त्र डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग इस समाजशास्त्र की क्लास में हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे समाजशास्त्र की अवधारणा, है ना, मौलिक अवधारणाएं समाजशास्त्र से। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समाजशास्त्र का वैज्ञानिक उन्मुखन, है ना, किस प्रकार से समाजशास्त्र को हम लोग वैज्ञानिक विज्ञान मानते हैं, उसे किस प्रकार से बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने विज्ञान बनाने के लिए प्रयत्न किए थे, और बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री थे जो विज्ञान नहीं मानते थे, है ना। तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि समाजशास्त्र जो है ये सभी विषयों का प्रतिनिधित्व करता है ना। प्राकृतिक विज्ञान हो या आपका जो हैंडक्राफ्ट विज्ञान के रूप में माना जाता है ना। जैसे जो आपका समाजशास्त्री थे चार्ल्स मिल महोदय, है ना, उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र एक क्राफ्ट है ना, एक बनाया हुआ विज्ञान है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मौलिक अवधारणाएं क्या है समाजशास्त्र के लिए। आखिर इस समाजशास्त्र को हम लोग तो क्यों हम किस रूप में देखेंगे। यह समाज का विज्ञान है, समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में। तो देखिए, कहता है कि प्रतिदिन के वार्तालाप में हम अनेक शब्द जैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समूह, परिस्थिति, भूमिका, जनजातियाँ, प्रथाएं, परंपरा तथा लोकाचार आदि का प्रयोग करते हैं, है ना। प्रत्येक दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं रहता होगा जिसमें हम लोग इन शब्दों का समावेश नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते, है ना। समाज, ठीक है। तो हम लोग ये सब शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, है ना। तो देखिए, कहता है कि साधारणतः हम इन शब्दों का अर्थ विषय के संदर्भ में ही लगा सकते हैं, चाहे कहने वाले का उन शब्दों से कोई भी अभिप्राय हो, है ना। अर्थात वास्तविक यह है कि किसी भी विषय को वैज्ञानिक रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय से संबंधित प्राथमिक अवधारणाओं को उसी अर्थ में समझा जाए, है ना। यदि हम वैज्ञानिक रूप में देखना चाहते हैं तो उसको हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना होगा। ठीक है, और यदि हम देखें तो समाजशास्त्र की प्राथमिक अथवा मौलिक अवधारणाएं हैं कि प्राथमिक अवधारणाओं इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी समाजशास्त्र विवेचन से में इनका महत्व आधारभूत होता है ना। प्रस्तुत विवेचन में हम सर्वप्रथम समाजशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा समाज की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो देखिए, कहता है कि सामाजिक विज्ञानों में समाज शब्द का प्रयोग एक दूसरे से भिन्न शब्दों में किया जाता है। बोलचाल में हम देखें तो सामान्य भाषा में हम समाज शब्द का उपयोग जिस अर्थ में करते हैं, समाज का शाब्दिक अर्थ उससे बहुत भिन्न है। ठीक है, यदि हम देखें तो बोलचाल की भाषा में समाज का अर्थ जो है, हम किसी न किसी संदर्भ में समाज शब्द का प्रयोग प्रचुरता के साथ करते रहते हैं। साधारणतः हम यह जानते हैं कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी समुदाय अथवा संगठन से है ना।
जो समाज है वो कहीं ना कहीं देखें तो किसी न किसी समुदाय संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हिंदू समाज, ईसाई समाज अथवा मुस्लिम समाज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह जहाँ पर समाज से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के एक संगठन से होता है, ठीक है, उसी तरह भारत के प्रगति के, है ना, भाषा के और प्रजाति से संबंधित लोगों का भी एक एक समाज के रूप में स्पष्ट कर देता है। ठीक है, अर्थात इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है कि समाज किस प्रकार से प्रजाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, है ना। और यदि हम देखें तो अक्सर शिक्षक समाज, विद्यार्थी समाज, मजदूर समाज, दलित समाज जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञानों में भी समाज का अर्थ एक दूसरे से भिन्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखें तो राजनीतिक शास्त्र में समाज को एक राजनीतिक समूह के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अर्थशास्त्र में समाज का तात्पर्य किसी विशेष प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करने वाले समाजों के समूह से समझा जाता है ना। मानव शास्त्र में आदिवासी समुदायों का एक विशेष समाज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिक और मानसिक अंत क्रियाएं करने वाले लोगों के समूह को समाज कहा जा सकता है। वास्तव में यह सभी शब्द बहुत अवैज्ञानिक हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग, है ना, दृष्टिकोण से सही नहीं है। ठीक है, यदि हम देखें तो ये जो शब्द हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो आगे लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ को। तो कहता है कि आरंभ में ही ध्यान रखना आवश्यक है कि समाजशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्याख्या को ही हम समाज कहते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि यदि कहीं भी है तो हम किसी भी व्यक्ति के समूह अथवा संगठन को हम समाज नहीं कह सकते, है ना। अर्थात हम समाज उसे कहेंगे कि उस संगठन में जब तक से व्यक्तियों का आपसी संबंध की व्यवस्था ना हो तब तक से हम समाज नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का समूह तो बहुत जगह होता है, लेकिन उसे समाज हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वे अपनी एक आवश्यकता के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और फिर वह चले जाते हैं। ठीक है, तो हम उस जगह को हम समाज नहीं कह सकते हैं। समाज हम उसे कहेंगे जब एक स्थान में बहुत अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो या संगठित में हो और उनके अंदर सामाजिक भावना, संबंध, है ना, यदि व्यवस्थित हो तो उसे हम समाज कह सकते हैं। लेकिन एक जगह इकट्ठा होने को या एक जगह एक समूह में रहने से हम समाज नहीं कहते। ठीक है, अर्थात कहता है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा की गई समाज की मुख्य परिभाषा को समझा जाए, है ना, जिससे कि सामाजिक, ठीक है, कि समाज में जो है सामाजिक संबंध की एक व्यवस्था होना अति आवश्यक है। यदि समाज में सामाजिक संबंध की व्यवस्था नहीं होगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम डिफिनीशन के माध्यम से देखें तो देखिए बताता है मैकाइर और पेज जो हैं उन्होंने बताया, उनका डिफिनीशन बहुत ही मार्मिक है, बहुत सरल होता है। जो भी उनका डिफिनीशन होता है मतलब पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाता है कि ये डिफिनीशन, ये परिभाषा जो है हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो मैकाइर और पेज जो है उन्होंने बताया कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता अनेक समूह और उप विभाग मानव व्यवहारों के नियंत्रण तथा नियंत्रता की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना सरल बताया गया है कि समाज जो है रीति होती है, समाज में कार्यविधि होती है, अधिकार होता है, ठीक है, और पारंपरिक सहायता, ठीक है,
पारंपरिक सहायता मतलब कि बहुत पहले से एक दूसरे के लिए हम लोग सहायता करते हुए चले आ रहे हैं। और अनेक समूह और उप विभागों, ठीक है, अर्थात अनेक समूह और उप विभागों मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में ही जो है आपका सामाजिक संबंधों का जाल होता है तथा सदैव परिवर्तन होता रहता है। यदि हम देखें तो सामाजिक संबंध में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। तो जो परिवर्तन है वह सदैव होता रहता है, ठीक है। रीति और रिवाज देखिए बताता है, रीति और रिवाज किसको कहते हैं। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत से रीति रिवाजों पर आधारित होती है। हमारे खान पान, वेशभूषा, सामान्य व्यवहार और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित बहुत सी रीतियाँ होती है ना। इन्हीं रीतियों के अनुसार स्त्रियाँ, पुरुषों तथा बच्चों को कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य सौंपे जाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण, विवाह, सामाजिक आयोजनों, है ना, की पूर्ति रीति रिवाजों के अनुसार की जाती है। और रीति रिवाजों की विभिन्नता से ही एक समाज की प्रकृति दूसरे समाज से विभिन्न देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अर्थात समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत से पुरानी कार्य होती हैं, है ना, और जो लंबे समय से चली आ रही है और उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी अलग संस्कृति है। खान पान, वेशभूषा, है ना। खान पान कहने का तात्पर्य है कि आपको हर क्षेत्र में अलग अलग खान पान मिलता है और उसकी कार्य प्रणाली जो होती है ना वो भी आपका अलग अलग होता है। तो वही हमारा रीति रिवाज कहलाता है, ठीक है। या फिर जैसे आप लोग देखे होंगे शादी होता है, विवाह होता है, तो हर जगह का हर अलग अलग रीति रिवाज होता है, ठीक है। रीति रिवाज मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि जो वैसे प्रक्रियाएं जो अपने क्षेत्र के लिए एक विशेष होती है, ठीक है, जो हर जगह पे नहीं होती। विवाह तो होता है लेकिन उस विवाह का जो कार्य प्रणाली होती है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति को अपनी आयु, लिंग, सामाजिक स्थिति तथा विशेष स्थितियों से दूसरे व्यक्तियों की किस तरह संबंध स्थापित करना चाहिए, इस निर्धारण कुछ विशेष कार्य प्रणाली के द्वारा की गई है, ठीक है। कार्य प्रणाली को ही हम व्यवहार के नियत अथवा संस्था कहते हैं। जैसे परिवार, पड़ोस, विद्यालय, कार्यालय तथा विभिन्न संगठनों में प्रत्येक कार्य करने की एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें तो विद्यार्थी का भी अपना एक कार्य प्रणाली होती है ना। परिवार का अपना एक कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। एक परिवार है उसकी अलग होती है, ठीक है। यदि हम सामाजिक संबंधी है तो सामाजिक संबंध भी बनाने का अपना एक अलग रीति रिवाज है, अलग एक प्रक्रियाएं होती है, उसके तहत हमें करना होता है ना। जैसे हम देखें तो विवाह का भी क्या है, एक अपना अलग कार्य प्रणाली है। तो उसी कार्य प्रणाली के तहत ही हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं, होता है ना। जैसे हम लोग देखें तो अपनी जात में ही हम लोग शादी करते हैं, लेकिन जात में भी क्या होता है, बहुत सारे गोत्र होते हैं। तो जाति तो हमारा सेम होता है लेकिन गोत्र हमारा अलग अलग होता है। हम अपने गोत्र से अलग विवाह करते हैं, है ना। लेकिन जाति हमारी वही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जात हैं, ऐसे समुदाय हैं जो अपने ही जात में तो करते हैं लेकिन और अपने गोत्र में ही शादी करते हैं, ठीक है। तो वे अलग कार्य प्रणाली होती है ना। फिर आप देखे होंगे पड़ोस होता है, विद्यालय होता है, कार्यालय होता है ना। तो आप देखे होंगे कहीं कहीं जब विद्यालय होता है 2 शिफ्ट में चलता है, कहीं 1 शिफ्ट में ही चलता है।
है कि नहीं। तो हर जगह का अपना अपना अलग अलग नियम होता है, अलग अलग कार्य प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिकार। अधिकार हम देखें तो सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने में अधिकार व्यवस्था का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने में अधिकार व्यवस्था का विशेष योगदान होता है। समाज में सभी व्यक्तियों का अधिकार समान नहीं होते, है ना। हम देखें तो सभी व्यक्तियों का समान अधिकार नहीं होता है। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, और सभी क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में अधिक अधिकार मिलते हैं, जो कि हम देखें तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति की एक अधिकारी, कर्मचारी, पिता, पुत्र, पुत्री, मित्र, मालिक अथवा मजदूर के रूप में जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुसार हमें दूसरे व्यक्तियों से संबंधित स्थापित करना आवश्यक होता है। ठीक है, यह अधिकार व्यवस्था की व्यवस्थित और नियमबद्ध रूप से अपनी आवश्यकता का पूरा करने की शिक्षा देते हैं, है ना। अर्थात हम समाज में देखें तो हर व्यक्तियों का अपना अपना अलग अलग अधिकार होता है। ठीक है, और वह अधिकार जो है हमें समाज देता है। तो समाज जो है राजनीतिक में अलग मिलता है, अलग व्यक्तियों का अलग वैल्यू होती है ना। फिर धार्मिक का अलग है और सामाजिक अलग। ठीक है, और उसके साथ हम देखें तो जो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे हम पुत्र होते हैं, पिता होते हैं, मित्र होते हैं, मालिक होते हैं, मजदूर होते हैं। तो ये पद के अनुसार भी हमारा जो अधिकार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, पारस्परिक सहयोग कहने का तात्पर्य है कि समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि उप विभागों में होता है। इन्हीं विभागों में मैकाइरो ने समूह, समिति तथा समुदाय कहा है। राज्य, नगर एवं गांव, पड़ोस, विद्यालय, परिवार तथा नातेदारी समूह आदि इसी तरह के विभिन्न विभाग हैं, है ना। इनमें से प्रत्येक विभाग की सदस्यता कुछ विशेष प्रकार के संबंधों का निर्धारण होता है ना। और यह सभी संबंध मिलकर संबंध को एक बड़े जाल के निर्माण करते हैं। ठीक है, पारस्परिक संबंध कहने का मतलब कि एक दूसरे से बहुत अधिक सहयोगी होना, है ना, कोऑपरेट करना। गांव में होते हैं तो हम लोग पड़ोसी का सहयोग करते हैं, स्कूल में होते हैं तो विद्यार्थी टीचर से सहयोग करते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि हमें एक दूसरे को हेल्प करना अति आवश्यक होता है। व्यवहार के नियंत्रण, है ना, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के नियंत्रण कहने का तात्पर्य है कि समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने वाले अनेक अभिकरणों और साधनों के द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात हर व्यक्ति जो होता है वह अपने अधिकार क्षेत्र में होता है, उस अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। यदि नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वह फ्री होगा और वह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हमारा प्रत्येक व्यवहार राज्य के कुछ कानून, अनुशासन के नियम, धार्मिक कर्तव्यों, नैतिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं तथा लोकाचार में प्रभावित होते हैं, है ना। अर्थात सभी का जो आपका नियंत्रण होता है प्रभावित होता है। समाज की आवश्यकता के अनुसार व्यवहारों पर नियंत्रण रखने वाले इन अभिकरणों की प्रकृति जैसे जैसे बदलती जाती है, समाज के रूप में भी परिवर्तन देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, स्वतंत्रता हम देखें तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नियंत्रण के साथ स्वतंत्रता भी आवश्यक है ना। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने व्यवहार करने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि अधिकार के प्रति सजग रहना, है ना। जो आपका अधिकार है उसके लिए आपको जागरूक होना होगा, दूसरे से संबंध स्थापित करना है,
विचारों की स्वतंत्रता के बिना हमारा सामाजिक कभी भी व्यवस्थित नहीं रह सकते। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, समाज के इन सभी आधारों से स्पष्ट होता है कि यह सभी आधार निम्न संबंधों के निर्माण होता है, उन्हीं की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ठीक है, यदि हम समाज की अन्य परिभाषा के आधार पर हम देखें तो हमें ये प्राप्त होता है, जैसे गिडिंग्स महोदय हैं, तो गिडिंग्स महोदय बताते हैं कि समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है ना, अथवा औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले सामाजिक संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। अर्थात जो समाज है ना, वह समाज जो है एक संघ में होता है, संगठन में होता है, और औपचारिक संबंधों का योग होता है। ठीक है, औपचारिक जो संबंध होता है उससे वे जुड़े हुए होते हैं, और पारस्परिक संबंधों द्वारा भी वे आपस में बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है र्यूटर महोदय। तो र्यूटर महोदय क्या होता है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समुदाय के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ठीक है, ये संपूर्णता का भी बोध कराती है। किंग्सबर्ग महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो अनेक संबंधों और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है तथा व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार से संबंधी द्वारा बंधे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, पार्सन्स महोदय, देखिए पार्सन्स महोदय क्या बताते हैं, समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समाज और साधन और साध्य के रूप में ही की गई है। ठीक है, चाहे वे यथार्थ हो या केवल प्रतीकात्मक, लेकिन वो मानवीय संबंध की बताते हैं, है ना। असाध्य और साधन दोनों होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो बाह्य रूप से उपयुक्त सभी परिभाषा एक दूसरे से भिन्न प्रतीक होते हैं। ठीक है, लेकिन भाषा के कुछ विभिन्नता होने के बाद भी सभी परिभाषा तीन प्रमुख तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला यदि हम देखें तो पहला तथ्य यह है कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, जबकि सामाजिक संबंध क्योंकि अमूर्त, जटिल और परिवर्तनशील होता है, इसीलिए समाज को भी एक अमूर्त, जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था कहा जाता है ना। अर्थात जो पहला तथ्य है वो क्या कहता है कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से हुआ है ना। यदि समाज के संबंध नहीं होता तो यह पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए समाज यदि है तो समाज को बनाए रखने में सामाजिक संबंध का भूमिका बहुत अधिक है। ठीक है, और हम देखें तो अमूर्त है, जटिलता है ना, परिवर्तनशील है। दूसरी बात यह है कि समाज का निर्माण करने वाले सामाजिक संबंध मनमाने न होकर बहुत से प्राकृतिक नियमों से बंधे रहते हैं। ठीक है, जो नियम होते हैं उस नियम से भी बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा है समाज का निर्माण करने वाले सामाजिक संबंध मनमाने न होकर बहुत से सांस्कृतिक नियमों को बंधे हुए होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक संबंध है वो मनमाने नहीं होते हैं कि किसी से साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम देखें तो सांस्कृतिक नियम है ना, उस नियम में बंध कर ही वह नियम को पालन करता है, सामाजिक संबंध को। ठीक है, तीसरा देखिए वो कहता है कि व्यक्ति का महत्व केवल इसी अर्थ से है कि व्यक्ति द्वारा ही सामाजिक प्रतीकों का इंजान है ना। अर्थात समाज स्वयं व्यक्तियों के एकत्रीकरण को ही समाज नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यदि समाज हम कहते हैं तो वो जो है आपका
व्यक्तियों का सामाजिक संबंध। यदि व्यक्तियों के सामाजिक संबंध है तो वह एकत्रीकरण समाज कहलाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।